नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज पहला दिन था और जैसा कि उम्मीद थी कि पहले ही दिन जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। एसआईआर तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है और कई सारे उसको नोटिस भी दिए जा चुके हैं, स्थगन प्रस्ताव दिए जा चुके हैं कि केवल एसआईआर पर चर्चा हो, लेकिन उस पर चर्चा को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। इसकी वजह से संसद के दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिला। लेकिन इस हंगामे से पहले और संसद सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने जिस तरीके से विपक्ष निशाने पर लिया और हमेबाज कहा, उस पर भी हंगामा मच गया और उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब मोदी जी बताएंगे कि विपक्ष कैसे राजनीति करे। देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र की गरिमा को साइड में रखकर किस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं का मखौल उड़ा रहे हैं। देश के वर्तमान हालात में क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की मस्करी करनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ संसद के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में किस तरीके का माहौल देखने को मिला, किस तरीके का हंगामा हुआ और विपक्ष के नेताओं ने और सत्ता पक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर किस प्रकार की तंज कसे, सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, आपने देखा कि आज प्रधानमंत्री मोदी संसद का सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात कर रहे थे और उनका पूरा ध्यान विपक्ष पर था और वो विपक्ष के लोगों को बता रहे थे कि नारेबाजी यहाँ पर ना करें, चर्चा के मुद्दे उठाएं, फालतू के मुद्दे उठाकर संसद का समय बर्बाद ना करें, ड्रामा ना करें। इसके अलावा मोदी जी बोल रहे थे कि पराजय की निराशा विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। वो बार बार पराजय का जिक्र कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने संसद के गेट पर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल विपक्ष पर किया और इस भाषा का इस्तेमाल करके मोदी जी विपक्ष को कैसे मर्यादा सिखा रहे थे, उनका बयान सुनवाते हैं। संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय की निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सके। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है लेकिन देश के लिए करना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए।
तो सर आपने सुना प्रधानमंत्री को, और लगता है कि बिहार की जीत में मोदी जी सब कुछ भूल गए हैं। हमारे देश की राजधानी पर आतंकवादी हमला हुआ वो भूल गए, बीएलओस की इतनी जान जा रही है वो भूल गए, दिल्ली में प्रदूषण से आम आदमी की हालत खराब है। लेकिन बिहार की जीत के आगे मोदी जी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, और वो साफ तौर से कह रहे हैं कि ड्रामेबाजी है, विपक्ष ड्रामेबाजी करता है। तो सवाल पूछना, अगर ड्रामेबाजी है तो संसद फिर है किस लिए? उन्होंने कहा कि संसद काम करने के लिए, तो संसद में और कौन सा काम होता है? जय संविधान। देखिए, पहली बात तो यह है कि विपक्ष ड्रामेबाजी नहीं कर रहा है, माननीय मोदी जी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। और वास्तविकता यह है कि मोदी जी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। देखिए, संसद के अंदर हमारे जो प्रश्न हैं उनका जवाब हमको मिलना चाहिए, देश की जनता को जवाब मिलना चाहिए। पहला जवाब ये, आज जो मोदी जी ने कहा, आपने वो वाला सेंटेंस नहीं बताया जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि अच्छी सुबह का आनंद लीजिए। जिस दिल्ली के अंदर एक्यूआई लेवल 400 का है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नेत्री जो दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखती थी, उन्होंने खुद ट्वीट कर दिया कि माननीय मोदी जी पर्सनल ध्यान दीजिए, हमारी सांसें घुट रही हैं। जहां पे वो महिलाएं राहुल गांधी से मिल रही हैं, जो कह रही हैं हमारे बच्चे जिनको भी श्वास की बीमारी है, जिनको भी फेफड़े की कोई बीमारी है, उनकी दम घुट रहा है, और सारे सरकारी अस्पताल लोगों के दम घुटने और दमे की परेशानी से लोग भीड़ लगाए अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं। ये हमारे प्रश्न हैं, विपक्ष के प्रश्नों में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। दूसरी बात, मैं कल एक मुनिरका के गांव का, क्योंकि जो एमसीडी के इलेक्शन हुए हैं उस पे मैंने देखा कि वहां पे सर्वे कर रहे हैं लोग, वीडियो बना रहे हैं। मुनिरका वो गांव जो साहिब सिंह वर्मा का गांव है ओरिजिनल, वहां के गांव वालों ने निधि बताया, गांव के अंदर सीवर लाइन नहीं है। अब आप सोचिए, हम उस देश के वासी हैं, जिस भारत माता पे हम गर्व करते हैं, हमारे देश के किसी भी गांव में सीवर लाइन नहीं है। हमारे शहरों के अंदर भी 50% सीवर लाइन फटी हुई है, और सीवर का पानी सड़कों पे बहता है। विदेश में आप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, आप किसी भी विकसित राष्ट्र में चले जाइए, बड़े बड़े सीवर की लाइंस हैं जिसके अंदर ट्रकें जा सकती हैं, जिसके अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां जा सकती हैं, जिसके अंदर से सीवर का प्रवाह होता है। और हर सीवर के मुहाने पर कम से कम इतने बड़े संयंत्र लगाए जाते हैं कि दूषित जल शुद्ध होके निकले। इसलिए वहां पीने का पानी ऐसा होता है जिसको आप सीधे पी सकते हैं, अपने बाथरूम में जाइए पानी को पी सकते हैं, क्योंकि नदी का पानी इतना शुद्ध है, उसे आप पी सकते हैं। जिस भारत माता को 11 साल पहले मोदी जी ने कहा था कि मैं शुद्ध बना दूंगा, वहां पे अगर आज ये हाल है कि एक्यूआई लेवल 400 के ऊपर है, कभी कभी तो 500 पे चला जाता है, जिसको विदेश वाले गैस चैम्बर मानते हैं। चाइना के अंदर अगर 50, चाइना भी हमारे जैसा पॉल्यूटेड कंट्री है, लेकिन जब 50 से ऊपर का एक्यूआई हो जाता है, फैक्ट्रीज को बंद कर देते हैं। अमेरिका, यूरोप फैक्ट्रीज को बंद कर देता है, और हमारे यहां माननीय मोदी जी कहते हैं 350 की एक्यूआई लेवल पे आनंद लीजिए सुबह की उसका। अरे शहर वालों से पूछिए जिनके सड़कों पे सीवर का पानी बहता है, उन गांव वालों से पूछिए तो मुनिका की गांव वाली महिलाएं ये बताती हैं, क्योंकि सीवर की लाइन नहीं है तो पानी पार्कों में भरा हुआ है, जिस पार्कों में बुजुर्ग लोग आकर बैठते हैं। पानी आपकी ये हालत है, हवा की ये हालत है, और भारतीय जनता पार्टी की इस प्रपंच में लगी हुई है कि जहां जहां संयंत्र लगे हुए हैं नापने के एक्यूआई लेवल को, उसके आसपास पानी का छिड़काव करके एक्यूआई लेवल को कम करने का प्रयास करती है। आपने सुना होगा शीला दीक्षित के बेटे को, जो 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस से रहे। कांग्रेस के समय में दिल्ली में जब उनका शासन था, जो भी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगे थे, ईटीपी लगे थे, और पानी का बहाव जितना ज्यादा बढ़ गया है और दिल्ली की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बढ़ गई है, ये सबको पता है कि दिल्ली के अंदर कौन कौन से ऐसे नाले हैं जिसपे यमुना प्रदूषित होती है।
हरियाणा से जब नंदा ये अपना प्रवेश करती है यमुना, तो उसका पानी का जो पॉल्यूशन लेवल होता है, और जब निकलती है जो पॉल्यूशन लेवल होता है वो इतना ज्यादा होता है, उसमें आर्सेनिक है, उसके अंदर यूरेनियम है, उसके अंदर ऐसे ऐसे घातक पदार्थ हैं कि आदमी के तो छोड़िए जानवर के पीने योग्य नहीं। और उसको आप डिस्कस करेंगे नहीं, उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे नहीं। आप केवल जो संयंत्र है उसके बाद पानी का छिड़काव करा के कहेंगे कि 11 साल आप लोग क्यों नहीं बोले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अरे महाराज, हम तब भी बोल रहे थे, साथ से तो हमारी तब भी घुट रही थी। शीला दीक्षित ने दिल्ली को बड़ी शांति से सीएनजी पे ले आई। सारी बसों में, सारी कारों में विरोध हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सीएनजी पे ले आई, एक्यूआई लेवल कम हो गया। इसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी की मौसेरी पार्टी आम आदमी पार्टी आई, 11 साल उन्होंने जीवन दुर्वार कर दिया। और उसके बाद असली बहन आ गई जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने तो हमारे सांस लेने पे, हमारे पानी पीने पे, इसको डिस्कस मत कीजिए। किस चीज को डिस्कस कीजिए? फिर आप किसको जीत बता रहे हैं? आप किसको जीत बता रहे हैं? आप उस चुनाव को जीत बता रहे हैं जिसपे चुनाव आयोग 40-50 बीएलओस की हत्या पे भी पसीजता नहीं है। जब टीएमसी का डेलीगेशन उनसे जाके मिलता है कि इतने बीएलओस की मृत्यु हो रही है, कहते हैं अच्छा मुझे तो नहीं पता। जिस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह नहीं पता कि बीएलओस रोते रोते आत्महत्या कर रहे हैं अपने बच्चों से। एक व्यक्ति तो ऐसे उसने आत्महत्या की है जिसके 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। सोचिए, एक जवान आदमी आत्महत्या करता है, इसका माने निराशा और अवसाद उसके दिमाग पे इतना ज्यादा छा गया है कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोच पा रहा है। और इसको आप डिस्कस करेंगे नहीं। भाई, आज के तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि चुनाव आयोग एम्पायर जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए क्यों उतारू है। और अब 1 हफ्ते आपने एसआईआर की डेट बढ़ा दी। जब जनता का दबाव बना और आपको लगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो आपने 1 हफ्ते डेट बढ़ा दी। और जिन लोगों की मौत हो गई, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनकी जवाबदेही कौन करेगा? अगर हमारे उत्तर प्रदेश के बीएलओ ये कह के आत्महत्या करते हैं और अपने परिवारजनों को बता के आत्महत्या करते हैं कि उन्हें ऊपर के अधिकारी कर्मचारी ये दबाव डाल रहे हैं कि ओबीसी के वोट काटो, सवर्णों के वोट बढ़ाओ, तो क्या इसके बाद पार्लियामेंट के अंदर केवल एसआईआर पे डिस्कशन नहीं? कौन सी जीत की आप बात कर रहे हैं? अरे, इस तरह की जीत तो पुतिन की भी होती है, इस तरह की जीत तो शी जिनपिंग की भी होती है, इस तरह की जीत तो नॉर्थ कोरिया की भी होती है। लेकिन हमारा देश का इतिहास वो नहीं है। हमारे देश का इतिहास वो है जहां पे मुख्य चुनाव आयुक्त तो एक जवाबदेह व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो रावण की तरह अहंकार करे और रावण की तरह अट्टहास करे, और जब विपक्षी दल उससे बात करने जाए कहेगा 2 करोड़ वोट तो कटेंगे, जो करना है कर लो। और उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे कन्वर्सेशन पब्लिक हो रहे हैं जिसमें खुलेआम कहा जा रहा है हर विधानसभा के अंदर 25,000 वोटों को काटना है। अखिलेश यादव उस पर बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के चुनाव को आप जीत मानते हैं? आपको याद नहीं राजीव गांधी का, जब भारतीय जनसंघ को पूरी तरह से साफ कर दिया था उन्होंने, कांग्रेस ने 2 सीटें भारतीय जनसंघ के लिए छोड़ी थी, 2 सीटें जीत जाओ। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दी थी, जीत जाओ, कम से कम विपक्ष में आओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू से नहीं सीखे, अटल बिहारी वाजपेयी के कंधे पे उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। और अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री बने थे। अटल जी को बचाने वाले राजीव गांधी थे, उन्हें विदेश भेज के उनकी चिकित्सा कराई थी। और राजीव गांधी को भी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना जीवन दाता बना था। ये वो लोकतंत्र था। आज के तारीख में रावण की तरह अट्टहास करना अपनी उस विजय को, जिसपे आज देश उसको मानता नहीं, देश को तानाशाही की तरफ ले जा रहे हो और अपनी जीत पे अट्टहास कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है अंत में धर्म की विजय होगी, सत्य की विजय होगी। कब होगी दैट आई डोंट नो। इस मामले में राहुल गांधी से भी मेरी शिकायत है, कांग्रेस से भी मेरी शिकायत है, विपक्षी दलों से भी मेरी शिकायत है। हम लोगों के अनुरोधों के बावजूद, और एक अपील आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं करना चाहता हूं जो राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, जिससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कहता हूं, जेनजी से सड़क पे मत उतरना। ये लोग तुम्हें उत्तेजित कर रहे हैं, मत उतरना जब तक ये खुद ना उतरे। जिस दिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन और उद्धव ठाकरे और
शरद पवार खुद सड़क पे उतरेंगे। सुप्रिया सुले, शरद पवार तो चलिए बहुत बुजुर्ग हो गए, जिस दिन ये सड़क पे उतरेंगे उस दिन तुम भी उतर आना। लेकिन जब तक ये लोग नहीं उतरेंगे तुम्हें बलि का बकरा नहीं बनना चाहिए। तुम देश के युवा हो, देश का भविष्य तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक ये लोग तुम्हारा नेतृत्व न करें, जब तक ये लाठी खाने को तैयार नहीं होंगे। और इनको अगर भीड़ में अपने साथ रखना, भागने मत देना कि जब लाठी चले तो ये लोग भाग जाएं पीछे से, इनको भागने भी मत देना। अगर लोकतंत्र की लड़ाई और संविधान की लड़ाई लड़नी है, इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। इनको महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखना पड़ेगा। हम भी अपना रक्त बहाने के लिए तैयार हैं, रक्त नहीं बहाएंगे किसी दूसरे का, अपना ही रक्त बहाएंगे, अहिंसात्मक रूप में रहेंगे। लेकिन नेतृत्व इन विपक्षी दलों को लेना पड़ेगा और हम देखेंगे 14 तारीख को ये क्या करेंगे। लेकिन जैसे एक नई एफआईआर नेशनल हेराल्ड में करा दी गई है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है, 14 तारीख के पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अरेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो भी रह जाए बाहर, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे कोई भी हो, सड़क पे उतरे, जनता आपका साथ देगी। लेकिन ये सोचिए कि जनता बाहर आ जाए और तुम घर में डूब के बैठे रहो, ये नहीं होने वाला इस देश के अंदर। बिल्कुल सर, जनता के साथ साथ विपक्ष को भी सड़कों पर आना होगा। और फिलहाल जो यहाँ पर हालत हो रही है, ऐसे हालात में जो प्रधानमंत्री बातें बोल रहे हैं, आए दिन बेलोज की जान जा रही है, तो क्या प्रधानमंत्री के अंदर संवेदना नहीं होनी चाहिए? क्या उनके चेहरे पर गंभीरता नहीं होनी चाहिए थी? जिस तरीके से वो मस्करी कर रहे थे, घमंड दिखाई दे रहा था उनके चेहरे पर, जिसमें विपक्ष का भर भर कर मजाक उड़ाया उन्होंने। और इस तरह की जो चीजें उन्होंने की, इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया, उन्होंने तुरंत ट्वीट करके इसका विरोध किया कि किस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों की बात करने की बजाय फिर से ड्रामेबाजी की डिलीवरी की है। असलियत यह है कि संसदीय मर्यादा और संसदीय प्रणाली को पिछले 11 सालों से सरकार ने लगातार कुचला है। उसकी लंबी फहरिस्त है। पिछले मानसून सत्र में कम से कम 12 बिल जल्दबाजी में पारित किए गए, कुछ 15 मिनट से भी कम समय में और कुछ बिना चर्चा के। पूरे देश ने पहले भी देखा है कि किस तरह आपने किसान विरोधी काले कानून, जीएसटी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे बिल संसद में आनन फानन में बुलडोज किए। इसी संसद में जब मणिपुर का मुद्दा उठा तो आप तब तक चुप रहे जब तक विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। एसआईआर प्रक्रिया में काम के बोझ के कारण बीएलओज लगातार जाने दे रहे हैं। विपक्ष वोट चोरी सहित अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहता है और संसद में हम इसे लगातार उठाएंगे। भाजपा को अब ध्यान भटकाने का ड्रामा खत्म करना चाहिए और जनता के असली मुद्दों पर संसद में बहस करनी चाहिए। सच्चाई यही है कि आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और देश के बहुमूल्य संसाधनों की लूट से जूझ रहा है और सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में ड्रामेबाजी का खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ड्रामेबाजी बीजेपी की है उसको बता दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने क्या कहा, उनका भी बयान सुनवाते हैं। Other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on, whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? प्रियंका गांधी ने बता दिया कि अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो वो ड्रामा नहीं है, ड्रामा है जो आप कर रहे हैं। और अगर वाकई में पीएम मोदी को इतनी चिंता है तो ये विंटर सेशन इतना छोटा क्यों किया गया? पिछली बार 2024 में 26 दिन का किया गया था, अब की बार सिर्फ 19 दिन का किया गया। एक हफ्ते आखिरकार क्यों घटाया गया विंटर सेशन? अब की बार तो 1 महीने का होना चाहिए था। देखो निधि, ऐसा है, प्रियंका गांधी जो कह रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। ये सारी बातें आप करते रहते हैं, हर सेशन के पहले करते रहते हैं, हर इलेक्शन के पहले करते रहते हैं। आपसे ये हमारी आशा नहीं है। आप नेता हैं, नेता अपने को कहते हैं, हम आपको नेता मानते हैं। नेतृत्व बताइए क्या करना है, देश को इस चंगुल से कैसे बचाएंगे ये बताइए हमको। वो डिस्कशन नहीं करेंगे, आप अपना रुदन जारी रखेंगे, आप आके अपना मीडिया बाइट दे देंगे, आप ट्वीट कर देंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, वो नहीं सुनेंगे। फिर आप क्या करेंगे? अरे महात्मा गांधी ने जब उन्हें साउथ अफ्रीका में ट्रेन से उठा के फेंका गया था तो उनका संकल्प मजबूत हुआ था, उन्होंने एक दिशा दिखाई थी। आगे बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे? सुभाष चंद्र बोस बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे?
सरदार भगत सिंह बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे? अशफाकुल्लाह खां बढ़े थे कि? आप क्या कर रहे हैं? ये नौटंकी कर रहे हैं आप। अरे वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आप भी जानते हैं वो नहीं करेंगे, तो वो भी अपना खेल खेल रहे हैं, आप भी अपना खेल खेल रहे हैं। ये बताइए, या तो नेतृत्व छोड़ दीजिए, नेतागिरी छोड़ दीजिए, जाइए अपना कहीं दूसरे देश में जाके बस जाइए, या जाके अपना वायनाड में या केरला में या कहीं और बस जाइए जहां पे अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश नहीं हुआ है। जब वहां भी प्रवेश हो जाए, क्योंकि एसआईआर के माध्यम से वहां भी भारतीय जनता पार्टी अपने पैर जमा लेगी। तो इसलिए ये सब प्रेस बाइट्स हमको मत दिखाइए, कुछ नहीं करने वाले, वो नहीं सुनेंगे। फिर आप क्या करेंगे ये बताइए, जनता को ये बताइए। जनता बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है, विपक्ष से नहीं फ्रस्ट्रेट हुई है, विपक्ष आपसे फ्रस्ट्रेट हुई है। आप रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे? नेता किस बात के हैं? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों बने हुए हैं? आप पार्लियामेंट में जाके क्यों बैठते हैं? वहां जाके हल्ला मचाएंगे, वो सेशन को एडजर्न कर देंगे, सारे बिल पास करा देंगे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो भी प्राइवेट सेक्टर को ले आएंगे, 1000 एकड़ जमीन भी 1 रुपए में दे देंगे, वो जो है सब कुछ हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां का जो एक्टिविस्ट है, जिसके ऊपर अडानी जी ने, जिसकी 11 साल की बच्ची के ऊपर भी और उसकी फोटोग्राफी करके विजिलेंस करके उसकी पूरी जासूसी कराई थी, वहां का ऑस्ट्रेलियन कोर्ट अडानी जी के खिलाफ जो उन्होंने नालिश ठोकी थी उस एक्टिविस्ट के खिलाफ, उसमें उस व्यक्ति की इंडिविजुअल की जीत हो गई। ये ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट में हुआ। एप्स्टीन फाइल में लिखाया जा रहा है किस प्रकार से जो 15-20 दिन के अंदर बाहर आ जाएगी, जिसमें पता चलेगा कि हमारे देश के कौन कौन से उदीयमान और बड़े भारत रत्न क्रिकेटर, हमारे देश के वो व्यक्ति जो कि आज फ्रॉड कंपनी के मालिक हैं, उसके मालिक को, जिसे राफेल का एसोसिएट बनाया गया, देश के बहुत बड़े बड़े मंत्री उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उस चीज पे इन्वॉल्व हैं जिसपे साधारण आदमी को जूते पड़ते हैं चौराहे के अंदर, उसमें उनका अगर नाम आने वाला है। लेकिन विपक्षों से ज्यादा मुझे शिकायत है, क्योंकि हम महात्मा गांधी के देश वाले हैं। हमारे लिए सत्य की लड़ाई करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने सब कुछ किया था जो उन्हें करना चाहिए था, और हमारे आदर्श वो हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और आप लोग नकारा लोग हैं, आप लोग जो है हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए, पक्ष आपका मजाक उड़ा रहा है, विपक्षियों आप लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, आप देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, आप गांधीवाद का मजाक उड़ा रहे हैं, आप देश की परंपराओं का मजाक उड़ा रहे हैं। तो मुझे शिकायत आपसे है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये बाइट्स मत दीजिए, बाइट देके ऊब गए हैं हम लोग बहुत ज्यादा। अब बताइए करना क्या है? हम तो अपनी भारत माता के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठे हैं। इस भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार बैठे हैं। और जितने हजारों लाखों लोगों से मेरी बात होती है, सोशल मीडिया पे होती है, पर्सनली बात होती है, हर आदमी तैयार बैठा है। लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्योंकि ये मूर्ख विपक्षी दल के नेता कुछ नहीं कर रहे हैं। विपक्षी दल के नेता कर तो रहे हैं, लेकिन सर संसद के अंदर कर रहे हैं, जबकि उनको वाकई में सड़कों पर उतर करके अपनी मांगे रखनी चाहिए। और संसद के अंदर भी आज जब पहला दिन था और शुरुआत में ही विपक्ष संसद के सांसद जो है वो मांग करते हैं एसआईआर पर चर्चा की जाए, और संजय सिंह तो स्थगन प्रस्ताव भी लेकर आते हैं, उधर मणिकम तैगोर भी वही प्रस्ताव लेकर आते हैं, लेकिन स्पीकर साहब ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद क्या होता है, जब विपक्षी सांसद नारे लगाने लगते हैं तो ओम बिरला को कैसे गुस्सा आता है, उनका वीडियो दिखाते हैं। पहला दिन है, मेरी सभी माननीय सदस्यों से ये अपेक्षा है कि वह सदन में रचनात्मक और सक्रिय भागीदारी निभाएं। लोकतंत्र में सहमति असहमति जनतंत्र में होती रही है, वैचारिक मतभेद भी होते हैं, लेकिन उसकी चर्चा संवाद से उसका समाधान निकलता है। मैंने पिछले सत्र के अंदर भी आप लोगों से आग्रह किया था कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटियां डालनी चाहिए। ये सदन नारेबाजी तख्तियों के लिए नहीं है, इसके लिए आपके पास सदन के बाहर बहुत मौके होते हैं। मेरा आपसे हमेशा प्रयास रहता है कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करो, उनकी कठिनाई, चुनौतियों पर चर्चा करो,
मुद्दों पर चर्चा करो। मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता ये देखती है कि हम लोग चुनकर आए, हम उनकी भावना, कठिनाइयों को, चुनौती, समस्याओं को रखेंगे, लेकिन हर बार सदन को नियोजित तरीके से बाधा उत्पन्न करना ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप चर्चा करें, ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर महत्वपूर्ण समय होता है। आप हमेशा आके नारेबाजी, तख्तियां सदन के अंदर नियोजित तरीके से बाधित, ठीक नहीं है। देश में, दुनिया में, लोकतंत्र में ये संदेश जाना चाहिए कि भारत की संसद और भारत में माननीय सदस्य सदन में कामकाज करते हैं, चर्चा करते हैं और सदन कभी बाधित नहीं होना चाहिए। ये परंपराएं लागू करो। आपने प्रश्नकाल के अंदर इन विषयों पर चर्चा नहीं होती, ये प्रश्नकाल है। वोट के बाद फिर वोट लोकतंत्र में भागीदारी निभा दी है लोगों ने, और लोकतंत्र में भागीदारी हो जाएगी। बैठिए, बैठिए, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में चर्चा होती है क्या? नो, अच्छी परंपराएं लागू करो। आप वरिष्ठ नेता लोग हो, अपनी सीट पर विराजे, सदन को चलने दें। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि सदन चर्चा, संवाद के लिए, देश की जनता की समस्याएं, कठिनाइयां उठाने के लिए, नीतियों पे चर्चा करने के लिए आप प्रश्नकाल को स्थगित करने का प्रयास मत करिए। ये प्रश्नकाल है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, जनता ने आपको नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है, सदन चलाने के लिए भेजा है। मेरा आग्रह है कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं आपके हर मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हूं। सदन नहीं चलाना चाहते, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई स्थगित की गई और उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा कि ओम बिरला जी खुद कहते हैं कि चर्चा से ही समाधान निकलता है, तो फिर चर्चा की तो डिमांड की जा रही है, फिर लोकसभा के स्पीकर आखिरकार ये प्रवचन किस बात को लेकर देते हैं? और जहां तक कि उन्होंने दावा किया कि प्रश्नकाल में इस तरह से हंगामा नहीं होता है, चर्चाएं बाद में होती है, तो काम रोको प्रस्ताव जो लेकर आते हैं, चाहे संजय सिंह लेकर आए हो, चाहे मणिकम तैकूर लेकर आए हो, तो एक जो नियम होता है उसके तहत ही तो विपक्षी सांसद मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले आप एसआईआर को लेकर चर्चा कीजिए। तो फिर आखिरकार ये नियम किस लिए है? अगर इस नियम को मानना ही नहीं है, तो फिर ये नियम आखिर है किस लिए? क्या एसआईआर कोई छोटा मुद्दा है? क्या बीएलओस की मौत जो है वो कोई छोटा मुद्दा है जो उस पर चर्चा नहीं हो सकती है? नहीं, देखिए, मुझे निधि, मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है पूरी तरह से सत्ता पक्ष के साथ सहयोग कर रहा है और सत्ता पक्ष के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है, ये मुझे लगता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि पास्ट के अंदर अपने जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के इतिहास में प्रश्नकाल को स्थगित किया गया है, प्रश्नकाल को स्थगित करके इंपॉर्टेंट इश्यूज में बात की गई है। लेकिन जब विपक्ष को पता है, जब ये विपक्ष को बात पता है कि स्पीकर नहीं मानेंगे, वो प्रश्नकाल को पोस्टपोन नहीं करेंगे, तो आप 1 घंटे चुप बैठिए और उसके बाद डिस्कशन कीजिए, एसआईआर पर ले आइए अपने प्रश्नों को, तब तो जनता की आपके साथ सहानुभूति होगी। अगर आप स्पीकर को यह मौका दे रहे हैं कि प्रश्नकाल को वो जानबूझकर नहीं कैंसिल करेंगे, स्थगित करेंगे और आपके मुद्दों को नहीं डिस्कस करेंगे और आपने बहुत ज्यादा हल्ला किया, आप लोगों को सस्पेंड कर देंगे और ऊटपटांग बिल पास करा देंगे, तो आप देश की जनता के साथ धोखा विपक्ष वाले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, एक और कह दिया स्पीकर इन्होंने, बिरला साहब ने,
कि पार्लियामेंट तो डिस्कशन करने के लिए होती है, बाकी चीजों के लिए सदन के बाहर होता है। मतलब बिरला साहब कहना चाह रहे हैं सड़क सूनी क्यों कर रहे हो भाई? जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद अनाथ हो जाती है। तो आप संसद को, भाई संसद के अंदर ठीक है, उनके ट्रैप पे मत आइए, आप 1 घंटे चुप बैठिए, प्रश्नकाल हो जाने दीजिए, उसके बाद डिस्कशन कर लीजिए। जब बिरला साहब कह रहे हैं कि मैं समयोचित टाइम दूंगा, एसआईआर पे डिस्कशन कीजिए जनता का, लेकिन आप तो उनके ट्रैप में मदद कर रहे हैं उनकी। वो नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, रोज आप देखिएगा ऐसे ही पार्लियामेंट स्थगित होती रहेगी और उसके बाद सारा का सारा दोष जो है विपक्ष पर डाल दिया जाएगा। जब ये ऑल पार्टी मीट हुई, टीएमसी उस मीटिंग के अंदर नहीं आई, क्योंकि टीएमसी लड़ाई लड़ रही है सड़क की। ये लोग सड़क पे लड़ना नहीं चाहते, नकारे लोग हैं, मोटे हो गए, तोंद निकल आई है, लोगों की लेथार्जी इनके अंदर आ गई है। ये गांधी के आंदोलन में चलने वाले लोग नहीं हैं, ये 5-5, 6-6 लाख की तनख्वाह लेने वाले, बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले विपक्षी दल के नेताओं को धिक्कार है। मेरे को आज गुस्सा जो है विपक्षी दलों से है। अरे जनता बेताब है अपने देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, और आप लोग जो है इस मामले में, मैं वैसे टीएमसी का सपोर्टर नहीं, मुझे लगता है ममता बनर्जी भी कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ जाती हैं, उनके हाथों में खेल जाती हैं जब वो कांग्रेस को हराने की बात करती हैं, लेकिन उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई वही स्ट्रेटेजी उचित है। और इस मामले में महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे जो कर रहे हैं वो भी उचित है। आपको पता होगा वहां लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन हो रहे हैं, कई जगह पे एकनाथ शिंदे का कांग्रेस से गठबंधन है, एकनाथ शिंदे का शरद पवार से गठबंधन है। मुंबई के अंदर एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को बाल बाल ललकार रहे हैं, अंदर बैठ के भारतीय जनता पार्टी की नैया को डुबा रहे हैं। एकनाथ शिंदे तैयार बैठे हैं, अजीत पवार तैयार बैठे हुए हैं, और आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में आ रहे हैं। 1 घंटे रवैया प्रश्नकाल को चल जाने दो, चुप बैठे रहो, कान में रुई डाल के बैठ जाओ, उसके बाद आ जाओ सदन में। फिर कैसे नहीं डिस्कशन कराएंगे? फिर कहिएगा बिरला साहब आपने कहा था कि हर पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, आइए एसआईआर पे डिस्कस कीजिए। जवाब दीजिए कि इतनी सारी मौतें क्यों हुई और उन परिवारों को 5-5 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जिन परिवारों में जवान पिता की मृत्यु हो गई, और आप तो जो बीएलओज हैं पिटने लगे हैं, कई जगह बीएलओज पिटने लगे हैं। एक तरफ तो उनपे काम का प्रेशर है, दूसरी तरफ जनता उनको पीटने लगी है। कन्नौज के अंदर जो समाजवादी दल के लोग हैं वो मेज लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन जब अब ये लोकल बॉडीज के दिल्ली के इलेक्शन में पता चला, सब कुछ होने के बावजूद एक एक आदमी के 25-25 वोट है। मुंबई के अंदर जब शिवसेना वालों ने बताया कि एक एक आदमी के 54 वोट हैं, तो कहने लगे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में जाके शिकायत कीजिए। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में गए, उन्होंने हमसे मतलब नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन में बात कीजिए। तो मुद्दा बहुत गंभीर है। आप लोग इलेक्शन हारते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी, मोदी जी आपका मजाक उड़ाते रहेंगे, हाँ पार्लियामेंट को स्थगित कराते रहेंगे, आपको बदनाम करते रहे, एप्स्टीन फाइल में भारतीय बड़े बड़े नेताओं का नाम आता रहेगा, आईएमएफ आपकी इकोनॉमी को सी ग्रेड में डालता रहेगा, वास्तविकता जनता से छिपाई जाती रहेगी, रुपया कमजोर आज भी बहुत ज्यादा तेजी से हुआ है, और उसकी वजह से देश के अंदर जो धोखाधड़ी भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिल्ली के अंदर की कि 2,500 औरत को देंगे, कोई 2,500 रुपए नहीं मिल रहे। जो बिहार के अंदर कहा था 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 देके वोट इन्होंने घूस देके खरीद लिए, बाकी 2.5 करोड़ लोगों को, महिलाओं को 10,000 रुपए नहीं दे रहे। बाकी उन 10,000 जिनको दिए थे उनको 1,90,000 देने की बात की थी, वो भी नहीं दे रहे। वादा खिलाफी हर जगह हो रही है, झुग्गियां टूट रही हैं। दिल्ली के अंदर सैनिक फॉर्म में बड़े बड़े करोड़पति और बड़े बड़े पूंजीपति और ब्यूरोक्रेट्स की कोठियां हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इल्लीगल है, उसको नहीं तोड़ रहे हैं। ये सब हो रहा है और इसमें विपक्ष योगदान कर रहा है। तो देखिए, वास्तविकता में मैं तो अपने देश के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन अब विपक्ष के रुख से मुझे लग रहा है ये नकारा विपक्ष है। बिल्कुल सर, देखते हैं विपक्ष अपना ही रुख कब अपनाता है, जिस प्रकार आपने एडवाइस दी है उसको कब मानता है, क्योंकि अभी तो संसद का सत्र चल रहा है और मुझे लगता है कि कल फिर से वही तख्तियां लहराई जाएंगी बाहर, अंदर इसी तरीके का गतिरोध होगा और ये जो 19 दिन है वो इसी प्रकार से निकल जाएंगे। इसमें जैसे पिछले संसद सत्र में हुआ था, इस बार भी मुझे वही होने की उम्मीद नजर आ रही, क्योंकि पिछली बार भी एसआईआर को लेकर चर्चा की मांग की जा रही थी, बार बार सदन स्थगित हो रहा था और एक भी दिन चर्चा नहीं हो पाई थी। तो अगर इस बार भी ऐसा ही होता है तो वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। देखते हैं कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए।
तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।